हेलो ब्यूटीफुल, इट्स योर स्नेहा। आज इस वीडियो में मैं सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। चैप्टर का नेम है द मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट आपको गिवन होगा, मेरे चैनल पर जाके देखेंगे तो आप फर्स्ट पार्ट आपको वहाँ है। अगर आप मेरे फैमिली का मेंबर पार्ट नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई क्वायरी है, किसी लाइन में आपको डाउट आया है तो आप मेरे को कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको अपना वर्क शेयर करना है, अपना वर्क दिखाना है तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा, वहाँ पे आप मुझे भेज सकते हो। या फिर अगर आपको डायरेक्ट इंस्टाग्राम आईडी चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी चेक कर सकते हो, वहाँ लिंक गिवन है। वीडियो स्टार्ट करते हैं जितना जल्दी हो सके। लेट्स गेट स्टार्टेड। Painting activity that thrived largely in western part of India constitute the Western Indian School of Painting, with Gujarat as its most prominent center and southern part of Rajasthan and western part of central India as other centers। इसमें बोल रहे हैं कि जो पेंटिंग है ना, सारे वेस्टर्न इंडिया में ही डेवलप हुआ था। मोस्टली पेंटिंग जो है वेस्टर्न इंडिया में डेवलप हुआ था, इसलिए उसको वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग कहते हैं। और सबसे ज़्यादा पेंटिंग का जो स्टाइल है ना, प्रोमिनेंट सेंटर उसका गुजरात है। सबसे ज़्यादा पेंटिंग स्टाइल का प्रोमिनेंट सेंटर कौन है? गुजरात। सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान का नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला, उसका भी प्रोमिनेंट सेंटर है, रहा है उसमें पेंटिंग के स्टाइल में, और कुछ वेस्टर्न पार्ट के सेंटर में रहा है। With the presence of some significant ports in Gujarat, there was a network of trade routes passing through this area, especially making merchant traders and local chieftains powerful patrons of art due to the wealth and prosperity that trading brought in। इसमें ये बोल रहे हैं brought in। गुजरात को ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्ट बोला जाता है, और इसी के कारण जो ट्रेड रूट होता था इसी रीजन से पास होते हुए जाता था। लोग इसी रीजन से ज़्यादा रूट को फॉलो करते, ट्रेड करते थे, और इस ट्रेड में मर्चेंट बनता था, ट्रेडर्स होते थे, लोकल रूलर्स रिच होते थे। इन्हीं की वजह से ये ट्रेड ज़्यादा होता था, बिकॉज दे वर वेरी रिच एंड दे सपोर्टेड आर्टिस्ट एंड पेंटिंग। वो आर्टिस्ट और पेंटिंग्स को भी सपोर्ट करते थे, इसलिए गुजरात में जो पोर्ट है वो ज़्यादा फेमस रहा है। The merchant class, largely represented by the Jain community, led to become significant patrons of themes related to Jainism। इसमें ये बोल रहा है कि जो मोस्ट ऑफ द मर्चेंट होते थे ट्रेडिंग के टाइम वो जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और इसलिए वो हमेशा आर्टिस्ट को जैनिज्म रिलीजन के बेस पर पेंटिंग पे ही वो पैसे देते थे। मतलब वो आर्टिस्ट को बोलते थे कि आप जैनिज्म रिलीजन के ऊपर ही पेंटिंग बनाओ, तभी मैं आपको पेड करूँगा, खरीदूंगा आपसे पेंटिंग्स। Part of the Western Indian school that depict Jain themes and manuscript is known as the Jain School of Painting। तो जो स्कूल का पार्ट होते थे ना, वो शो करता था कि जैन रिलीजम है पेंटिंग्स के। स्कूल का मतलब होता है शैली। तो इसमें बताते थे कि जो स्कूल होते थे वो जैन रिलीजन स्टोरी को शो करता था, बुक को शो करता था, जिसको हम जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहते हैं। Hence part of the Western Indian school that depicts Jain themes and manuscript is known as the Jain school of painting। तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर मर्चेंट वगैरह जो है जैनिज्म रिलीजन से फॉलो करते थे, वो तो हमेशा आर्टिस्ट से बोलते थे कि आप जैनिज्म रिलीजन के ऊपर ही पेंटिंग बनाना। तो इसी के कारण जैनिज्म रिलीजन के ऊपर जब पेंटिंग बनता था, मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, इसलिए उसको जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग कहते हैं। जैन पेंटिंग ऑल्सो रिसीव्ड इम्पिटस बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ शास्त्रदान। शास्त्रदान का मतलब होता है डोनेशन ऑफ बुक। अब जैन पेंटिंग बहुत ही पॉपुलर हो जाता है। पीपल होते थे वो बिलीव करते थे। अब आप सोच रहे होंगे किस चीज़ में बिलीव करते थे? वो बिलीव करते थे शास्त्रदान में, मतलब डोनेशन ऑफ बुक में, विच मीन्स डोनेटिंग बुक्स। द एक्ट ऑफ डोनेटिंग इलस्ट्रेटेड पेंटिंग टू द मोनास्ट्री लाइब्रेरीज कॉल्ड भंडार। भंडार का मतलब होता है रिपोजिस्टर। पीपल जो होते थे ना, वो जनरली डोनेट करते थे ब्यूटीफुल इलस्ट्रेटेड बुक। इलस्ट्रेटेड मतलब जिसमें लिखा हुआ हो। तो जैन टेम्पल जैसे हमारा मंदिर होता है वैसे उनका जैन टेम्पल होता था, और जैन टेम्पल लाइब्रेरीज में वो उस बुक को डोनेट कर देते थे, इसलिए उसको भंडार भी कहते हैं। वॉज ग्लोरीफाइड एज ए गेस्चर ऑफ चैरिटी एंड राइटियसनेस एंड ग्रैटिट्यूड। और इसी एक्ट की वजह से बहुत ही
इस एक्ट को हॉली एंड गुड एंड थैंकफुल कंसिडर किया जाता था। ये जो काम करते थे उस कर्म को हम हॉली, गुड एंड थैंक्सफुल बोलते थे। चैरिटी का मतलब होता है दान करना। राइटियसनेस का मतलब होता है पुण्य। ग्रैटिट्यूड का मतलब थैंक्सफुल। जैन टेम्पल में लाइब्रेरीज में रखते थे ना बोले बुक, इसलिए इसको हम भंडार भी बोलते हैं। और यहाँ पे डोनेशन ऑफ बुक का मतलब होता है शास्त्र दान। देखिए बुक में आपको पिक्चर दिख रहा होगा, मैं उस पिक्चर के बारे में बताती हूँ कि पेंटिंग में क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जो पेंटिंग्स है ना वो शो करता है कि लॉर्ड महावीर का बर्थ हुआ है। बर्थ मतलब जन्म। ये पेंटिंग्स जो है कपालसूत्र मैन्युस्क्रिप्ट से लिखा गया है और ये 15th सेंचुरी में बनाया गया था और उसको जैन भंडार लाइब्रेरी राजस्थान में रखा गया। और आपको उसके बगल में वो भी दिख रहा होगा कि मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया है साइड में, ये वाला मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया है लाइन में। तो वही मैं आपको बोल रही थी कि इसको को मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं जो लिखते हैं हम पेंटिंग्स के ऊपर। द मोस्ट वाइडली इलस्ट्रेटेड कैनोनिकल टेक्स्ट इन द जैन ट्रेडिशन इज कपालसूत्र। इसमें बोल रहे हैं कि कपालसूत्र को सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेटेड माना गया है रिलीजियस के बेस्ड पे इन जैनिज्म रिलीजन। मतलब कि ये जो कपालसूत्र होता था ना सबसे इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट बोलते थे इलस्ट्रेटेड बुक, क्योंकि वो जैनिज्म के ऊपर बेस्ड होता था हमेशा। इट हैज अ सेक्शन रिसाइटिंग द इवेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ द 24 तीर्थंकरास। दिस बुक जो होती थी ना, मैंने आपको जैसे कि बताया कि कपालसूत्र, ये कपालसूत्र वाली जो बुक होती थी ना वो लाइफ स्टोरीज के बारे में बताता था 24 तीर्थंकरस के बारे में। फ्रॉम द बर्थ टू सेल्वेशन दैट प्रोवाइड अ बायोग्राफिकल नैरेटिव फॉर आर्टिस्ट टू पेंट। अब ये बताता था कि इसमें बर्थ से लेकर मोक्ष तक पॉइंट देता था आर्टिस्ट को ताकि वो ड्रॉ कर सके। द 5 key incident roughly elaborated as conception, birth, renunciation, enlightenment, first sermon and salvation। ये बता रहे हैं कि इस 5 की इंसिडेंट होता था इसमें कपालसूत्र की बुक में, जो कि मेंशन है। बताती हूँ। पहला है हमारा कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब गर्भपात। सेकंड है बर्थ। बर्थ का मतलब जन्म। थर्ड का है रेनुंसिएशन। रेनुंसिएशन का मतलब त्याग। परिवार को जब त्याग देते हैं ना बुद्ध गाथा, उनके बारे में बोल रहे हैं। फोर्थ है एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मतलब नॉलेज को गेन करना। फर्स्ट शर्मन। फर्स्ट शर्मन का मतलब आदेश देना किसी को। सेल्वेशन का मतलब मोक्ष। फ्रॉम द लीव ऑफ तीर्थंकरस में यही बताया गया है। कपालसूत्र में ये जो मैंने की इंसिडेंट बताए हुए मेंशन है। अब आपको पिंक बॉक्स दिया हुआ है बुक में, बगल में आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 4 पे पिंक बॉक्स दिया है। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या लिखा हुआ है। Mahavir mother Trishala, she fought in special dream before Mahavir birth. These dreams include objects like an elephant, a bull, a tiger, goddess tree, a kalash, a palanquin, a pond, rivulet, fire, banners, garland, heap of jewels, the sun and the moon. She consulted an astrologer to interpret her dream and was told that she will give birth to a son who will either become a sovereign king or a great saint and teacher. जब महावीर का जन्म होने वाला था उससे पहले उनकी माँ को, इनकी माँ का नाम है क्वीन त्रिशला। एस्ट्रोलॉजर बोल रहे थे ना कि जो आपने 14 ड्रीम्स देखा है त्रिशला जी, वो उससे आपका बालक जब जन्म होगा या तो वो एक ग्रेट किंग बनेगा या दूसरा चीज कि वो टीचर बनेगा। टीचर मतलब ज्ञान देना, गुरु बनेगा। सेंट, जो सेंट होते हैं ना, जो गुरु बन जाते हैं, बाद में अपने परिवार को त्याग के मोक्ष करने के लिए चले जाते हैं जंगल में और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, इसको बोलते हैं। और ग्रेट रिलीजियस टीचर को ही हम तीर्थंकरस बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना तीर्थंकरस। तीर्थंकरस का मतलब होता है ग्रेट रिलीजियस टीचर। अदर पॉपुलरली पेंटेड टेक्स्ट आर कपालचार्य कथा एंड संग्रहणी सूत्र। इसमें बोल रहे हैं कि कपाल सूत्र के अलावा कुछ और फेमस पेंटिंग भी लिखा गया है जिसका नाम है कल्काचार्य कथा सूत्र। और संग्रहणी सूत्र में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कपाल सूत्र में क्या था, वैसे ही कल्काचार्य सूत्र में भी कहानी है। अब मैं बताती हूँ क्या है। कल्काचार्य कथा में बोला गया है कि वो जैन मॉन्क कल्का के बारे में बताते हैं।
कलका का कार्य कथा से ही समझ में आ रहा है कि जो स्टार्टिंग का वर्ड है कलका, उनके बारे में, मॉन्क के बारे में बताते हैं कि जब साधु बने थे उन्होंने क्या क्या किया, जिन्होंने अपनी बहन को बचाया था इविल किंग से, बदमाश राजा से उन्होंने अपनी बहन को बचाया। ट्रैवल टू मैनी प्लेस, उन्होंने बहुत सारे प्लेस में ट्रैवल किया और उन्होंने बहुत सारे परफॉर्म मिराकल्स, मिराकल्स का मतलब होता है जादू करना, चमत्कार करना। फॉर्म अलायंस विद किंग, और वो राजाओं के साथ अलायंस बनाते थे, गठबंधन, अलायंस का मतलब होता है गठबंधन। और वो इविल रूलर को फाइनली हरा दिए थे, फाइनली डिफीट कर दिया था उन्होंने। संग्रीनी सूत्र एक्सप्लेन करता है द जैन आइडिया ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का जैन आइडिया क्या होता है। संग्रीनी सूत्र जो है वो बताता है कि मॉन्क्स को कैसे रहना चाहिए, अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए और कैसे यूनिवर्स का एक्सप्लेन करना चाहिए, स्ट्रक्चर, जो यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है उसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए। अध्ययन सूत्र एंड कपाल सूत्र, इसमें बता रहे हैं कि जो बुक है वो महावीर का लाइफ स्टाइल डिस्क्राइब करता है, जैसे कि लाइक उन्होंने क्या क्या रूल्स कंडक्ट किया, क्या क्या स्टोरीज लिखे तीर्थंकरश की, उन्होंने जैन फिलोसफी क्या किया, इन्होंने जैन का जो रिलीजियस होता है कि जैन में क्या क्या करना चाहिए उसका फिलोसफी क्या क्या बनाया। लेकिन जो मैंने बताया था उसको मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि महावीर मर्डर का क्या क्या इसमें विशेष मेंशन है और इसका मतलब क्या है। जैसे क्वीन त्रिशला यहाँ पे सो रही हैं, इसका मतलब है कि वो ड्रीम देख रही है, सपने देख रही हैं। और एनिमल सिंबल का यहाँ पे यूज़ किया गया है, इसका मतलब है हॉली ड्रीम्स, बड़े बड़े ड्रीम, एंड एक टाइप का आप समझ सकते हो कि अच्छा ड्रीम। रेडिश रेड बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा कि पेंटिंग में रेड कलर का पेंटिंग यूज किया गया है, कलर यूज किया है बैकग्राउंड में। इसका मतलब होता है कि ये जैन मैन्युस्क्रिप्ट का स्टाइल है। फ्लैट फिगर यहाँ पे यूज किया, मतलब रियलिज्म का कोई प्रभावित नहीं है यहाँ पे, और वो स्पिरिचुअल फोकस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बोल्ड आउटलाइन एंड ब्राइट कलर, यहाँ पे आउटलाइन बहुत अच्छे से यूज किया है, ब्राइट कलर यूज किया है, इसका मतलब है कि वो जैन पेंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक है। मल्टीपल सीन्स टुगेदर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे सीन को एक साथ दिखाया गया है जिसमें स्टोरी टेलिंग बता रहे हैं एक ही पेज पे। गाइस अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 5 पे मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या दिया हुआ है। अ स्मॉल होल इन द सेंटर वॉज क्रिएटेड फॉर स्ट्रिंग टू पास थ्रू द फैशन द पेज टुगेदर दैट वर टर्न in turn protected with wooden cover called patlish placed on top and bottom of the manuscript, जिसके बीच में ना एक सेंटर क्रिएट करते थे, होल करते थे, स्मॉल होल करते थे और उसमें स्ट्रिंग को पास करा देते थे। स्ट्रिंग मतलब होता है तार, जो डायरेक्ट सारे पेज को हम टाई कर सके, बांध सके एकदम। इस पेपर को बांधने के बाद ना ऊपर वुडन कवर लगा देते थे, पेजेस के ऊपर वुडन कवर लगा देते थे ताकि जो है वो एकदम प्रोटेक्ट रहे। और वुडन कवर को लगाने को ही हम पतलीश बोलते हैं। और वुडन कवर जो है टॉप एंड बॉटम दोनों में लगाया जाता था। अर्ली जैन पेंटिंग वर ट्रेडिशनली डन ऑन पाम लीव्स, जो पुराने ज़माने की जैन पेंटिंग्स होती थी तो वो हमेशा पाम लीफ के ऊपर ही बनाया जाता था। बिफोर पेपर केम टू इंडिया, इंडिया में कागज़ चीज़ें, कागज़ वगैरह नहीं आया था तो उसमें उससे पहले ना पाम लीफ के ऊपर लोग काम करते थे। पेपर अराइव इन इंडिया इन 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी में पेपर आया था। अर्लीस्ट सर्वाइविंग पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट डेट बैक टू द 11th सेंचुरी, और जो सबसे पुराना पाम लीफ है, ओल्डेस्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट है, वो अभी भी हमारे पास है, सर्वाइव करता है और वो 11th सेंचुरी में बना था। राइटिंग वॉज एच्ड अपॉन द लीफ विद अ शार्प कैलीग्राफिक डिवाइस, और उस जो उसके ऊपर टेक्स्ट लिखे गए हैं ना, जो हमने पेंटिंग बनाए थे उसके ऊपर ये लिखे, जो टेक्स्ट लिखे गए हैं वो लीफ को स्क्रैच करके लिखा गया है यूजिंग अ शार्प राइटिंग टूल। जैसे लीफ है, ठीक है, उसको शार्प एकदम स्क्रैच कर रहे हैं, रगड़ के लिख रहे हैं ताकि उसमें एकदम अच्छे से 3D वाला रिटर्न का वो फीलिंग्स आए, टेक्स्ट आए, टेक्सचर। Owing to the narrow and small space on palm leaf, painting initially was largely confined to patlis that were liberally painted in bright color with image of god and goddess, an incident from the life of Jain Acharya.
क्योंकि पाम लीफ छोटे थे, वो लंबे और नैरो होते थे, पतले होते थे, इसलिए आर्टिस्ट के पास बहुत ही लिटिल स्पेस मिलता था कि उसमें कुछ लिख सकें। तो जो पेंटिंग्स होती थी ना, वो मोस्टली डन होती थी वुडन कवर्स के इंस्टेड ऑफ लीफ। तो आर्टिस्ट को स्पेस नहीं मिलता था लीव्स के ऊपर, तो वुडन कवर के ऊपर ही टेक्स्ट लिख देते थे इंस्टेड ऑफ पाम लीव्स। और जो पतलीज होती थी ना, वो वुडन कवर का मतलब होता है पतलीश। तो यहाँ पे पतलीश बता रहे हैं कि ब्राइट कलर के ऊपर ही उसमें पेंट किया जाता था, और उसमें गॉड गॉडेस और स्टोरीज फ्रॉम द लाइफ ऑफ जेन टीचर, जिसको आचार्य भी बोलते हैं, उसमें ये सब दिखाते थे। पहले भगवान को दिखाते थे, दूसरा इसमें जेन टीचर का लाइफ दिखाते थे कि लाइफ स्टाइल उनका कैसा होता है, को आचार्य बोलते हैं, वो दिखाते थे। पिंक बॉक्स में दिख रहा होगा जो कि टॉप में है मेंशन, उसमें बोल रहा है कि कल का जो है वो लोअर राइट कॉर्नर पे दिखाया जा रहा है। कल का सारा कथा का जो पेंटिंग्स है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे देखिए। पहले आपको मैं दिखा देती हूँ। इस बॉक्स की बात करूँ, एक बार इस पेंटिंग को देखिए। इसमें बोल रहे हैं कि कलका को लोअर राइट कॉर्नर में दिखाया गया है, और जो इनकी बहन है ना, वो जो कैप्चर हुई है वो टॉप लेफ्ट में है। आपको उनकी बहन नज़र आ रही होगी, टॉप लेफ्ट में उनकी बहन है, सबसे ऊपर है लेफ्ट में। और एक डंकी है जो कि मैजिकल पावर शूट कर रहा है, वो जादुई अपने पावर को यूज करके वो एरोज को ऐसे धनुष से मार रहा है। कल का आर्मी इस अटैकिंग, जो कल का की आर्मी है वो अटैक कर रही है, और जो इविल किंग है वो राउंड फोर्ट के अंदर है। आपको दिख रहा होगा कि इविल किंग है, वो ऐसे हैंड लेके बैठा हुआ है, और वो फोर्ट के अंदर बैठा हुआ है आराम से, और उसका सारा जो है बाहर लोग हैं वो उनको मारने के लिए आए, क्योंकि उनकी बहन को उन्होंने कब्जा कर लिया था, कैप्चर की उसको पकड़ के रखा है उनकी बहन को इविल किंग ने। क्वेश्चन ये आता है कि पेंटिंग्स इंपॉर्टेंट क्यों है। ये पेंटिंग्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो कलका शार कथा के बारे में बताता है, और ये 1497 में बनाया गया था, और ये अहमदाबाद गुजरात में रखा गया है। इसमें जेन मैन्युस्क्रिप्ट स्टाइल फ्लैट फिगर का यूज हुआ है, बोल्ड आउटलाइंस का यूज हुआ है, और स्टोरी टेलिंग एक ही फ्रेम में सारा स्टोरी बता रहे हैं, और सिंबॉलिक फॉर्म यूज हुआ है। अब दूसरी पेंटिंग्स की बात करती हूँ, जो कि यहाँ पे नीचे वाला पेंटिंग्स है येलो बॉक्स में सारी पेंटिंग जो बनाई है, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें बोल रहे हैं कि जो पेंटिंग्स है ना, वो प्लानिटरी बॉडीज को दिखा रहा है। प्लानिटरी मतलब सोलर सिस्टम जैसा हमारा है ना, वैसे इसमें प्लानिटरी बॉडीज को दिखा रहा है, और स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स का स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है अकॉर्डिंग टू जैन बिलीफ। जो जैनिज्म में होता था उनके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर क्या होते थे यूनिवर्स के, उसके बारे में बता रहा है। संग्रहणी चित्र ये इंपॉर्टेंट क्यों है अब बताती हूँ। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 17th सेंचुरी में बनाया गया था, और इसमें एक्सप्लेन करता है जैन का कॉस्मोलॉजी मतलब उनका माइंड सेट कैसा है, तो वो एक्सप्लेन करता है ये पेंटिंग, जो यहाँ पे संग्रहणीय चित्र बंधन है। और इसमें पेंटिंग्स में ज्योमेट्रिकल शेप यूज हुआ है, सर्कल्स यूज हुआ है, ब्राइट कलर यूज हुआ है। आपको दिख रहा होगा कि सर्कल्स, हाफ सर्कल्स, चंद्रमा की शेप का, ये सब चीज़ें यूज हुए हैं। एक्सप्लेनेशन डन हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैन पेंटिंग डेवलप्ड आ सीमेटिक एंड सिंप्लीफाइड लैंग्वेज फॉर पेंटिंग। इसमें बताया गया है कि जो जैन के आर्टिस्ट होते थे वो सिंपल और ऑर्गेनाइज स्टाइल यूज करते थे पेंटिंग्स में, डिवाइडिंग द स्पेस इंटू सेक्शन टू अकोमोडेट डिफरेंट इंसिडेंट। और इस पेंटिंग में हमेशा स्पेस को डिवाइड कर दिया जाता था बॉक्सेस में, सो दैट मैनी इवेंट को एक ही पेंटिंग में शो कर सकें। पेंशन फॉर ब्राइट कलर्स एंड डीप इंटरेस्ट इन डिपिक्शन ऑफ टेक्सटाइल पैटर्न्स। और वो हमेशा जो आर्टिस्ट होते थे जेंट्स के, वो हमेशा यूज करते थे ब्राइट कलर क्योंकि उन्हें पसंद था। और केयरफुली पेंटेड क्लोथ डिज़ाइन और पैटर्न, और जो कपड़े का डिज़ाइन होता था और पैटर्न्स होते थे उसको बिल्कुल केयरफुली से ड्राइंग करते थे। थिन वायरी लाइन्स प्रीडोमिनेंट, उसमें सबसे ज़्यादा वो लाइन्स का पता है कौन सा यूज करते थे, थिन लाइन यूज करते थे, और बिल्कुल ही शार्प लाइन यूज करते थे, एकदम फिनिशिंग वाली। Three dimensionally of the face is attempted with an addition of a further eye। इसमें बोल रहे हैं कि यहाँ पे फेस को एकदम 3D लुक दिखाने के लिए लोग 2 आइज का यूज करते थे, 2 आइज का फेस के ऊपर ड्रॉ करते थे, सो दैट फिर फेस जो है ना वो 3D लुक में नजर आए। आर्किटेक्चरल एलिमेंट रिवील द सुल्तानेट
प्रेजेंस। इसमें बोल रहे हैं कि जो बिल्डिंग छोटी थी पेंटिंग्स में, वो इस्लामिक स्टाइल डोम्स को शो करता था और पॉइंटेड आर्च होते थे। जैसे डोम्स बनाया और उसके ऊपर आर्च है, पॉइंटेड आर्च, जैसे हमारे टेम्पल में होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग दिस पेंटिंग वर मेड विथ व्हेन सुल्तान रूल्ड गुजरात। जब गुजरात में सुल्तान ने रूल किया था तब ये पेंटिंग बनाई गई थी। एंड मंडू, जौनपुर एंड पाटन में। सुल्तान ने गुजरात में, मंडू में, जौनपुर में, पाटन में रूल किया था, इसलिए इस टाइम पे पेंटिंग इस्लामिक स्टाइल डोम्स में बनाया गया था और इसका पॉइंटेड आर्च होता था। पॉइंटेड आर्च मतलब एकदम नुकीला वाला। सेवरल इंडिजिनस फीचर्स एंड लोकल कल्चरल लाइफ स्टाइल। और ये पेंटिंग ऑल्सो शो करता है लोकल लाइफ, लोगों का लाइफ, एंड फर्नीचर, क्लॉथ, कर्टेन्स, वॉल हैंगिंग, डेली ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ें शो करता है। फीचर ऑफ द लैंडस्केप आर ओनली सजेस्टिव। नेचर और जो होते थे ना, जैसे लाइक नेचर में ट्रीज हो गया, रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, वो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते थे, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बनाते थे। और गोल्डन पीरियड ऑफ जैन पेंटिंग कब कहा जाता है? जब बेस्ट पीरियड ऑफ जैन पेंटिंग वाज फ्रॉम 130 टू 1350 टू 1450। यहाँ पे लिखा हुआ है द पीरियड ऑफ रफली 100 years फ्रॉम अबाउट 1350 टू 1450 appears टू बी द मोस्ट क्रिएटिव फेज ऑफ जैन पेंटिंग। जैन पेंटिंग का गोल्डन फेज 1350 टू 1450 बोला जाता है। शिफ्ट फ्रॉम सेवरली आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन। जो अर्लियर पेंटिंग छोटी थी जैन की, वो बहुत ही सिंपल और रिलीजियस सिंबल होते थे। लेटर आर्टिस्ट जो होते थे स्टार्टेड एडिंग। बाद में जब पेंटिंग बाद में थोड़ा बनते गया तो आर्टिस्ट ने कुछ चीज़ें ऐड करना स्टार्ट कर दिया पेंटिंग में, जैसे डांस सीन, म्यूजिशियन, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, डेकोरेटिव बॉर्डर अराउंड द मेन स्टोरी। पहले लैंडस्केप जो बनाते थे बिल्कुल सिंपल बनाते थे, पर बाद में आर्टिस्ट ने धीरे धीरे डिटेलिंग डालना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे पेंटिंग गिवन है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इसमें बता रहे हैं कि पेंटिंग जो है वो कपाल सूत्र से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो गॉड इंद्र हैं, भगवान इंद्र, वो देवासनोपादो को प्रेश कर रहे हैं। देवासनोपादो कौन है? वो तीर्थंकरश की माँ है, याद रखना। तीर्थंकरश की माँ कौन है? देवासनोपादो। और इसकी प्रेश कौन कर रहा है? इंद्र भगवान। अब इस फीचर्स बताते हैं उस पेंटिंग में क्या क्या फीचर्स है, ठीक है। इसमें ब्राइट बैकग्राउंड यूज हुआ है, जो कि आपको पता है जैन स्टाइल का एक उनका क्या बोलते हैं उसको ट्रेडिशन बन चुका है कि ब्राइट कलर ही यूज करना है। गोल्डन एंड लापिस लाजुली यूज किया गया है, जिसमें गोल्डन कलर का ज़्यादा यूज करते हैं, तो इसलिए यूज करते हैं ताकि रिच वाला लुक दिखा सकें। डिवाइड पैनल्स, और आपने नोटिस किया होगा कि इसमें स्क्वायर में डिवाइड कर दिया गया है सारे पेंटिंग्स को। इसमें दिखाता है कि मैंने सीन इन वन पेंटिंग, एक ही पेंटिंग में बहुत सारे चीज़ें दिखाना। सेकेंड आई यूज हुआ है, 2 आई यूज किया है उन्होंने 3D इफेक्ट के लिए। और उन्होंने टेक्सटाइल को डेकोरेट किया है, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न्स को लव करते थे जैनिज्म आर्टिस्ट, पैटर्न्स को बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो पैटर्न डिजाइन करते थे। फ्लैट फिगर का यूज हुआ है, जो कि आपको पता है स्पिरिचुअल फोकस होता है इसका मतलब। lavishly painted with profuse use of gold and lapis lazuli, indicating the wealth and social status of their patrons। इसमें बता रहा है कि जो पेंटिंग छोटी थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा गोल्ड कलर का यूज करते थे और ब्लू कलर का यूज करते थे। लैपिस लजूली, लैपिस लजूली ब्लू कलर का नेम है एक टाइप का। शोइंग दैट पैट्रॉन्स वर वेरी रिच। जो पैट्रॉन्स का मतलब होता है जो अमीर लोग होते हैं जो पेंटिंग्स को खरीदते हैं, उसको पैट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये लोग गोल्ड को ज़्यादा यूज करते थे और ब्लू कलर ज़्यादा यूज करते थे, कि क्योंकि इंडिकेट करता था कि जो पैट्रॉन्स होते हैं जो ये पेंटिंग खरीद रहा है बहुत ही अमीर है। टेरीपाटस मंडाला एंड मंडालस एंड सेकुलर स्टोरीज वर ऑल्सो पेंटेड। इसमें तीर्थीपाटस एंड मंडालास एंड सेकुलर नॉन कैनोनिकल स्टोरीज वर ऑल्सो पेंटेड फॉर द जैन कम्युनिटी। इसमें ना कुछ रिलीजियस पेंटिंग के अलावा और भी कुछ चीज़ें पेंटेड हुए हैं, जैसे तीर्थ पैटर्न यूज हुआ है, मंडाला का उन्होंने पेंट किया है, नॉन रिलीजियस स्टोरी को भी उन्होंने पेंट करना स्टार्ट कर दिया था। Besides Jain paintings that were patronized by rich merchants and dedicated devout, a parallel tradition of painting existed amongst feudal lords। इसमें ये बोल रहा है ना कि जो जैन मर्चेंट के अलावा जो किंग और रिच पीपल होते थे वो भी पेंटर्स को सपोर्ट करते थे।
जैसे लाइक जो रिलीजियस, उस पेंटर को सपोर्ट करते थे जो रिलीजियस स्टोरी बनाता था, स्टोरी लाइफ के ऊपर पेंटिंग बनाता था, लिटरेचर थीम्स के ऊपर बनाता था, जो कि 15 और 16 सेंचुरी में चला था। इस पेज का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको पेज नंबर 7 का बताती हूँ। ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग बिफोर द फॉर्मुलेशन ऑफ कोर्ट स्टाइल ऑफ राजस्थान एंड इंटरमिंगलिंग ऑफ मुगल इन्फ्लुएंस। ये जो जैनिज्म की पेंटिंग्स होती थी वो पहले एग्जिस्ट करती थी जब तक राजस्थान और मुगल इन्फ्लुएंस नहीं आया था। अ लार्ज ग्रुप ऑफ वर्क्स of the same period portraying Hindu and Jain subjects as Mahapuran, Saura Panchachika, Aranka Parvan of the महाभारत। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो पेंटिंग्स होती थी उस टाइम पे वो हिंदू और जैन रिलीजन स्टोरीज के ऊपर डिपिक्ट करता था। जैसा महापुराण हो गया, सौरा पंचचिका हो गया, महाभारत हो गया, भगवत पुराण हो गया, गीता गोविंद हो गया, इस टाइप के। few others are representative of this indigenous style of painting। और कुछ पेंटिंग्स होते थे वो अर्ली इंडियन पेंटिंग स्टाइल के ऊपर बनाए जाते थे, इंडिजिनस पेंटिंग जो होती थी। This phase and style is also casually referred to as pre-Mughal or pre-Rajasthani, which is largely synonymous with the term indigenous style। और इस टाइम पीरियड को ना हम प्री मुगल और प्री राजस्थानी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये जो पेंटिंग्स होती थी वो मुगल और राजस्थानी स्टाइल आने से पहले एग्जिस्ट करती थी, इसलिए हम इसको यहाँ पे प्री मुगल और प्री राजस्थानी पीरियड भी कहते हैं। विच इज लार्जली विद द सिनोनियम विद द टर्म इंडिजिनस स्टाइल। प्री मुगल और प्री राजस्थानी और इंडिजिनस स्टाइल का मतलब ही यही होता था कि जैसे पहले मुगल वगैरह ये सब जो आता था और जो राजस्थानी का स्टाइल आया था उससे पहले पेंटिंग एग्जिस्ट करती थी, इसलिए इसको हम इंडिजिनस स्टाइल भी कहते हैं। डिस्टिंक्टिव स्टाइलिस्टिक फीचर्स इवॉल्व ड्यूरिंग दिस फेज एंड विद दिस ग्रुप ऑफ पेंटिंग। इसमें बोल रहे हैं कुछ न्यू स्पेशल आर्टिस्टिक फीचर्स को भी ऐड किया गया, डेवलप किया गया है ड्यूरिंग दिस पीरियड। प्री मुगल एंड प्री राजस्थानी के पीरियड में कुछ न्यू चीज़ें, न्यू स्पेशल आर्टिस्टिक फीचर यूज करने लग गए थे। अ पर्टिकुलर फिगर टाइप इवॉल्व विद एन इंटरेस्ट इन डिपिक्टिंग द ट्रांसपेरेंसी ऑफ फैब्रिक। अब आपको इसमें एक पेंटिंग गिवन है, आप उसमें देखिए कि ट्रांसपेरेंट फैब्रिक आपको दिख रहा होगा जिसमें औरत ने पहना है। आर्टिस्ट ने उस टाइम पे ना ट्रांसपेरेंट क्लोथ को भी दिखाना स्टार्ट कर दिया था इन अपने पेंटिंग्स में। ओढ़नी ballooned over the head of heroine and draped with stiff and standing edges। इसमें बताते हैं कि जो औरत इसमें शोइंग हो रही है, औरत जिसमें पेंटिंग में जो दिख रही है उसमें ओढ़नी कराया गया, मतलब ओढ़नी मतलब पल्ला जो होता है ना, औरत लेती है अपने सर पे पल्लू लेती है, उसको ओढ़नी बोलते हैं। तो इसमें दिखाया गया है फ्लोट करते हुए ओढ़नी को ओवर देयर हैंड, जो ओढ़नी है उनके हैंड के ऊपर फ्लोट हो रहा है और शार्प स्टिफ फोल्डेड है। उसकी फोल्डेड जो है कपड़े के जो फोल्डेड है दुपट्टा का वो एकदम शार्प है और स्टिफ है एकदम। आर्किटेक्चर वॉज कॉन्टेक्चुअल बट सजेस्टिव। इसमें बिल्डिंग जो बनाई गई है वो सिंपल शो किया गया है लेकिन फुल डिटेल्स में नहीं है, बट जस्ट इनफ टू सजेस्ट अ प्लेस। ये इतना बनाया गया है कि हाँ ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ है, एक प्लेस है, जगह है। डिफरेंट काइंड ऑफ हैशिंग इवॉल्व फॉर डिपिक्टिंग ऑफ वाटर बॉडीज। और कुछ न्यू पेंटिंग्स टेक्निक भी डेवलप हुए थे जिसमें बताया गया कि पानी, रिवर, पोंड ये सब डिपिक्ट करने लग गए थे आर्टिस्ट लोग। पर्टिकुलर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द हॉराइजन, फ्लोरा एंड फौना। और कुछ आर्टिस्ट तो उन्होंने फिक्स्ड वे ही फिक्स कर लिया था कि मैं इस तरीके से पेंटिंग बनाऊंगा, जैसे स्काई और हराइजन को शो करते हुए, आसमान को शो करते हुए, प्लांट को शो करते हुए, एनिमल्स को शो करते हुए उन्होंने ये आर्टिस्टिक फीचर यूज करना स्टार्ट कर दिया था। ऑल दिस फॉर्मल एलिमेंट मेक देयर वे इन द 17th सेंचुरी अर्ली राजस्थानी पेंटिंग। और ये जो फीचर्स होती थी ना वो एक पार्ट बन गया अर्ली राजस्थानी पेंटिंग का 17th सेंचुरी के टाइम पे। with several religions in the north, east and west coming under the rule of Sultanate dynasties। जब 12 सेंचुरी बीता तो कुछ पेंटिंग्स होती थी वो सुल्तान राजा रूल्ड करते थे ओवर द रीजन ऑफ गुजरात फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया को हम गुजरात भी बोलते हैं।
आप ये बात याद रखना। अनदर स्टेज ऑफ इन्फ्लुएंस, कुछ चीज़ें तो इसमें ये भी यूज़ किया है कि जैसे लाइक बिकॉज ऑफ दिस न्यू कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस हो रही थी पेंटिंग्स में, न्यू कल्चर आने लग गए थे, आर्टिस्टिक फीचर्स यूज़ करने लग गए थे नए नए, तो इससे भी पेंटिंग जो है प्रभावित होने लग गया था। तो गाइस यहीं तक मेरा था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। बाकी लास्ट एक्सप्लेनेशन जो रह गया है वो आपको मैं थर्ड पार्ट में शो करूँगी। तो जिसको भी थर्ड पार्ट आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट डाउन कीजिए, इसके लिए मैं थर्ड पार्ट भी जल्दी से जल्द लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय क्यूटी।